हम लोग सॉलिड स्टेट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस लेक्चर को क्विकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, तो देखिए कोई भी सॉलिड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग कोई भी सॉलिड है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सॉलिड है, ठीक है, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। थ्री कैटेगरीज। देखो फर्स्ट हम कह रहे हैं कि इंसुलेटर, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। और जो लास्ट कैटेगरी है उसको हम लोग लिख रहे हैं कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज उसका रीज़न है, आप सभी जानते हैं इंसुलेटर का क्या मतलब है। ऐसे द सॉलिड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सपोज टेम्परेचर बहुत ही लो है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, या कंडक्टिविटी भी काफ़ी लो होगी बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये वाले जो सॉलिड होते हैं वो काफ़ी अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं। और फाइनली कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होता है, वो सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है भाई। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं बैंड थ्योरी। तो अब हम क्या करेंगे, बैंड थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्विकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं बैंड थ्योरी को, ठीक है। तो चलिए बैंड थ्योरी हेडिंग डाल लीजिए आप, बैंड थ्योरी, ठीक है। इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि बैंड थ्योरी में हम क्या समझेंगे। तो देखो सबसे पहली बात आप नोट कर लीजिए कि इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या क्या बातें होती है, ठीक है। तो बैंड थ्योरी टॉक अबाउट, ठीक है, इट कंसिडर two type of band, two types of bands, ठीक है। दो टाइप के बैंड्स की बात करती है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, तो एक को बोला उन्होंने वैलेंस बैंड, ठीक है, और दूसरे को बोला कंडक्शन बैंड। एक का नाम दे दिया वैलेंस बैंड, दूसरे का नाम दे दिया कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तो आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस बैंड के अंदर क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो कंडक्शन बैंड होता है बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लाइक मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी आएगी, तो हम लोग को क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी मिलेगी, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड के अंदर अगर आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी। तो मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जो कंडक्शन बैंड है एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, व्हाइल वैलेंस बैंड इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो ये आइडिया है बैंड थ्योरी का। बैंड थ्योरी में दो टाइप के बैंड होते हैं, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम लोग क्विकली इसको अंडरस्टैंड और करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बताया
कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में इंसुलेटर है, केस हुआ अगर आपके पास में इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के बारे में इन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। तो डायग्राम में इन्होंने ऐसे एनर्जी को इंक्रीज होते हुए दिखाया गया है, एनर्जी इस तरफ बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ कहीं पे एक बैंड बनाया है इस टाइप का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसको कंडक्शन बैंड बोल दिया। और इसके नीचे यहाँ कहीं पे वैलेंस, यहाँ कहीं पे वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का जो गैप है, ठीक है, ये काफी हाई है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनर्जी गैप इज वेरी हाई, ठीक है। एनर्जी गैप वेरी हाई है, ठीक है भाई। तो जब एनर्जी का गैप ज्यादा होगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू रीच टू द कंडक्शन बैंड, राइट। with the help of excitation, even with the help of excitation they are not able to reach to the conduction band, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड पर रीच नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी गैप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से ये यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, ठीक है। तो जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेंगे तो हम बोलेंगे कि उस टाइप के सॉलिड को क्या बोला जाएगा? इंसुलेटर बोला जाएगा, ठीक है। तो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी गैप आ रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी गैप आ रहा है, दिस एनर्जी गैप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कई बार ऐसे फॉरबिडन जोन भी कहा जाता है, फॉरबिडन जोन, ठीक है। मतलब यहाँ पे फॉरबिडन जोन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से बैंड थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि बैंड थ्योरी ने ऐसा मान लिया कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में काफ़ी सारा गैप होता है, एनर्जी गैप होता है। सो इवन इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, ठीक है, तब भी वो उस कंडक्शन बैंड में नहीं रीच कर पाते हैं, ठीक है। सो दैट्स वेरी सिंपल गाइस, आपको समझ आ गया होगा। सो क्विकली हम लोग सेमीकंडक्टर को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेकंड केस, ठीक है। सेमीकंडक्टर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप होने वाला है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे आपके पास ये वाला जो है हमारा कंडक्शन बैंड है, तो इसको मैं CV लिख रहा हूँ, और यहाँ कहीं पे वैलेंस बैंड है। और आप तो जानते हैं कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब बात क्या हो रही है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आप एनर्जी गैप को देखिए, फोकस करिए यहाँ पे, एनर्जी गैप यहाँ पे काफ़ी कम है। तो सपोज करो कि मैं लोअर टेम्परेचर की बात करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे नहीं, तो यहीं पड़े रहेंगे। तो क्या होगा कि मान लो कि एक आध इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ पहुँच गया कंडक्शन बैंड में, सो कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो गई। बट अगर मैं थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा देता हूँ, एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, सो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और एक्साइट होने के बाद में वो यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रीच करेगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये होते हैं सेमीकंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। सम टाइम वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और सम टाइम वो किस तरह से बिहेव करते हैं? कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, और थर्ड कैटेगरी क्या है? कंडक्टर। तो देखिए कंडक्टर को उन लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है? कंडक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि ये मान लो कि आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली एनर्जी होगा, दिस इज एनर्जी, और जो वैलेंस बैंड है वो इस तरह से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप समझ रहे हो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। जब वो ओवरलैप करेंगे तो एनर्जी गैप है ही नहीं, ठीक है, देयर इज नो एनर्जी गैप। तो इलेक्ट्रॉन को इवन एक्साइटेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और
finally, like electrons are already present in the conduction band, then that's why they are very good conductor of electricity. Okay, so this is all about the band theory. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. बैंड थ्योरी कुछ भी नहीं, बहुत आसान चीज है. ठीक है, बस उसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि दो टाइप के बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड. ठीक है, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, वो एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी. ठीक है, इंसुलेटर के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, सेमीकंडक्टर में वो गैप थोड़ा सा कम होता है. तो टेम्परेचर के प्रभाव से या टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और फाइनली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. ठीक है, बट इन केस ऑफ कंडक्टर, वो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. जब ओवरलैप करेंगे तो उसमें कोई आपको लाइक ओवरलैप करेंगे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली कंडक्ट हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बैंड थ्योरी. अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है कि भाई एक्सप्लेन करिए बैंड थ्योरी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम्स एंड ऑल. सो दिस इज ऑल अबाउट बैंड थ्योरी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करने वाले सेमीकंडक्टर को थोड़ा डिटेल में. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज आजकल का जो जितना भी हमने डिवाइसेस देखे हैं तो उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता है जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं. और आईसी का जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, तो थोड़ा सा हम सेमीकंडक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेमीकंडक्टर. ठीक है, सेमी कंडक्टर. अगर ये सेमीकंडक्टर जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई हम इसको दो कैटेगरी से पढ़ना शुरू करते हैं. दो कैटेगरी बना लेता हूँ मैं. ये होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर. ठीक है, दूसरे वाले होंगे इम्प्योर. प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरे वाले को हम लोग बोल दिए कि ये चलो इम्प्योर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर. ठीक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब देखिए प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इनको हम लोग एक और टर्म से लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक. ठीक है, इंट्रिंसिक बोलते हैं. ठीक है, ये इंट्रिंसिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्सट्रिंसिक. ये नाम है. ठीक है, एक्सट्रिंसिक, इस तरह का इसका नाम हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे प्योर है तो लेट्स से सिलिकॉन की बात करते हैं. अपन सिलिकॉन की बात करते हैं. जो सिलिकॉन होता है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है. तो बेसिकली सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो सभी लोगों को पता होता है कि इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो अगर मैं इसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ कि किस तरह से रहता होगा, तो इसमें 4 बॉन्ड बनते होंगे ऐसे. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए, इस तरीके से 4 बॉन्ड बनेंगे. ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा. तो ये यहाँ पे आपको इस तरह से सिलिकॉन दिखेगा प्योर वाला. ठीक है, अब जब हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उनको फर्दर हम 2 कैटेगरी में पढ़ाई करेंगे. ठीक है, 2 कैटेगरी में. ठीक है, 2 कैटेगरी में एक को हम लोग बोलते हैं एन टाइप. ठीक है, और एक को बोलते हैं पी टाइप. एन टाइप और पी टाइप, ये 2 कैटेगरी हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एन टाइप पी टाइप. अब ये हम इम्प्योरिटी कैसे लाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके अंदर क्या किया जाता है, डॉपिंग की जाती है. ठीक है, डॉपिंग एक फिनोमेना है जिसमें क्या करते हैं, वी आर एडिंग सम सर्टेन इम्प्योरिटीज इन ऑर्डर टू improve the conductivity of semiconductor या improve the efficiency of conductor. जैसे डॉपिंग में क्या होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ये खिलाड़ी डॉपिंग का पॉजिटिव पाया गया. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसने कुछ ऐसे सब्सटेंस या ऐसे ड्रग्स को खाया जिसकी वजह से उसकी जो ताकत है या एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो गई. तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, डॉपिंग किया जा रहा है. डॉपिंग यानी कि वी आर एडिंग सर्टेन इम्प्योरिटीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ
सेमीकंडक्टर। ओके, तो डॉपिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इम्प्योर मिलेगा। इम्प्योर कितने कैटेगरी, एन टाइप और पी टाइप, दो कैटेगरी, राइट। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डॉपिंग करके इस एक्सट्रेंसिक को बना लेते हैं, और एक्सट्रेंसिक दो टाइप हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को समझेंगे कि एन टाइप का क्या मतलब है और पी टाइप का क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एन टाइप। एन टाइप, ठीक है, एन टाइप की बात करें। एन टाइप का मतलब है नेगेटिव टाइप, है ना। इसका मतलब है नेगेटिव टाइप, नेगेटिव टाइप। इसके ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज भी डेवलप, फाइन। और ये कैसे करोगे आप, जैसे मान लो कि आपके पास में सिलिकॉन है। तो अभी मैंने एक फोटो बनाई थी, आपने देखी होगी, ठीक है। मैं दोबारा बना रहा हूँ इसी को, ठीक है, इस तरीके से। ये सभी सिलिकॉन है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिलिकॉन, और यहाँ पे एक इम्प्योरिटी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रुप 14, आपको पता होगा ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। मैं यहाँ पे ग्रुप 15 का एक एलिमेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने AS को लेके आना है, तो मैं यहाँ पे AS को लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैं इसकी बॉन्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ आपको फटाफट से। ये इसकी बॉन्डिंग पैटर्न होगी, ठीक है, इस तरीके से। ये सभी ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। सभी को समझ आ रहा होगा, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा बिकॉज ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा कुछ, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये इस तरह से रिपीट हो चलता रहेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सॉलिड है। अब यहाँ पे आप एक बात समझिए कि जो AS है उसके अंदर तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया है, फ्री हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, फ्री हो गया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर देगा काफी, ठीक है। बिकॉज वी आर जनरेटिंग और वी आर प्रोड्यूसिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन अ गिवन सेमीकंडक्टर। अगर ये प्योर होता तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो थोड़े से कम थे। अब ये एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गया है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये एन टाइप है। इसका मतलब हम एन टाइप को कैसे जनरेट कर रहे हैं। एन टाइप को जनरेट करने के लिए आपके पास में क्या है कि आप क्या करोगे, सेमीकंडक्टर, जो आपका सेमीकंडक्टर है वो किसी लेट से सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस है इलेक्ट्रॉन, मान लो कि x है। तो जो इम्प्योरिटी उसके अंदर आप डॉपिंग करोगे, इम्प्योरिटी जो ऐड करोगे, ठीक है, इम्प्योरिटी उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, होने चाहिए x प्लस 1, कितने होने चाहिए, x प्लस 1 होने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जैसे ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट होगा तो आप क्या करोगे, ग्रुप 14 वाले को डाल दोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी इस तरह से आप डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्रिएट करना है। वी आर सपोज टू क्रिएट वन मोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज टू बी फ्री। तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप, करेक्ट। तो एन टाइप हो गया। अब हम बात करेंगे पी टाइप। तो पी टाइप समझते हैं। अगर हम पी टाइप को समझें, पी टाइप का मतलब क्या है, इसको हम लोग पॉजिटिव टाइप लिखते हैं, पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप। पर इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वास्तव में चार्ज जो होता है, ओवरऑल चार्ज वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि पी टाइप इज पॉजिटिव और न्यूट्रल, तो इट इज न्यूट्रल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें एन टाइप का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे मान लो कि मैंने सिलिकॉन वाला केस आपको समझाया, वही केस में दोबारा लेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक
दूसरा ग्रुप 13 का एक एलिमेंट यहाँ पे रखा, लेट्स से Ga रख दिया हमने, ठीक है, और ये सिलिकॉन। तो जब मैं इसका बॉन्डिंग कंप्लीट करूँगा इसकी, तो आप देखिए इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएंगे सभी लोग, फटाफट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से ये सॉलिड है कम्प्लीटली ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। लेकिन अब देखो Ga के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, Ga के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। अगर इसके पास 3 है तो उसने 3 बॉन्ड तो बना लिए। अब क्योंकि नीचे भी एक सिलिकॉन होगा तो इसके साथ इसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन बना लीजिए इस तरह से, लिख के आप इसको यहाँ पे एक सिलिकॉन बना लीजिए, ऐसे ही कनेक्ट होके इस तरह से रहेगा, ये वैलेंस इस तरह से कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक होल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में यहाँ पे मोबाइल होंगे, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा वापस आएगा इस तरह से, तो ये जो होल है ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं होल, ठीक है, तो ये पी टाइप होल बन गया और ये एक्चुअली मूव कर रहा है यहाँ पे, मोबाइल हो रहा है, ये थोड़ा घूम लाइक मोबाइल हो रहा है यहाँ पे इस बॉन्ड के ऊपर, तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको क्या बोलेंगे, पी टाइप, ठीक है। तो आई होप आपको एन टाइप और पी टाइप समझ आ गया होगा। अब पी टाइप में लॉजिक क्या है, सिंपल, आप क्या करोगे, कोई भी सेमीकंडक्टर उठा लो, ठीक है, कोई भी सेमीकंडक्टर लिए और लेट्स से उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास में x है, तो जो आपकी इम्प्योरिटी होगी उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, x-1, ठीक है। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई आप कर लोगे कि वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि आप आइडेंटिफाई करो कि पी टाइप है या एन टाइप है, सर्टेन इम्प्योरिटीज आपको दी होगी तो उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पी टाइप एन टाइप समझ आ गया होगा। फिर से मैं बताता हूँ, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले इम्प्योरिटीज को डॉप करते हैं। यहाँ पे जो डॉपिंग होगी वो एक लेस इलेक्ट्रॉन वाले से डॉप किया जाएगा, तो एक होल डेवलप होगा पॉजिटिव टाइप का, और इस तरह से हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पी टाइप, वो हो गया एन टाइप, आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है, ले लिया होगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये बात आपको समझ आ गई कि पी टाइप एन टाइप का क्या मतलब है, ठीक है। अब एक टॉपिक रहता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एप्लीकेशन में सेमीकंडक्टर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी को पता है कि डायोड में यूज होता है ना। एप्लीकेशंस आप थोड़ा याद कर लीजिए, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपने ऐसे डायोड का नाम सुना होगा, डायोड, ठीक है, इसमें आप PNP, ठीक है, NPN, इस तरह के डायोड पढ़ोगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो चैप्टर है फिजिक्स में आपको वहाँ पर और डिटेल में एनालिसिस मिलेगा। एम्पलीफायर्स होते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर्स होते हैं, इन सब में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर के, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ ऑक्साइड्स होते हैं डी ब्लॉक में, जैसे TiO हो गया, ठीक है, CrO2 हो गया, ठीक है। ये ऑक्साइड जो होते हैं बिल्कुल मेटल की तरह बिहेव करते हैं। मेटल की तरह बिहेव करने का मतलब है कि ये कंडक्टर होते हैं बेहतरीन, ठीक है, कंडक्टर होते हैं काफ़ी अच्छे, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंडक्टर्स। ये ऑक्साइड ऐसे हैं जो क्या है, कंडक्टर, तो आप याद रखिए। इसमें एक और एक ReO3, तो ये तीनों आप याद रख लीजिए, ये कंडक्टर होते हैं। ऐसे ही आपके पास में VO है, VO2 है या VO3 है, ठीक है, इस टाइप के, और इसमें एक TiO3 डाल दीजिए। ये बेसिकली क्या करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है इनकी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सम टाइम ये लोअर टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे और कभी कभी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का है। तो क्या होता है, ये एग्जांपल्स है बेसिकली। तो ये एग्जांपल क्या होते हैं, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है।
ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड समझ आ गया होगा, इसमें इतना ही है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। आपको ये लेसन लो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्या मतलब है। भाई आप किसी भी सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो सॉलिड किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, उसी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। करेक्ट, ओके। तो पहले क्लासिफाई कर लेते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बेसिस पे हम लोग कितने सॉलिड को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्विकली आप याद कर लीजिए इसको। पैरामैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक सॉलिड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। दूसरा हम लोग इसमें समझने वाले जो है डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि हो गया डायमैग्नेटिक। ठीक है, थर्ड हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और फोर्थ है हम लोग पढ़ेंगे एंटी फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक। और लास्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इनको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ये 5 टाइप हैं। ठीक है, आपको याद रखना है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये सभी टाइप हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास 5 टाइप है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को क्लब कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों में थोड़ा सा सिमेट्री है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक तरफ मैं लिख रहा हूँ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं डायमैग्नेटिक। यहाँ पे लिख दिया मैंने डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। ओके गाइस, अब देखिए पैरामैग्नेटिक का मतलब आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। क्लास 11 में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं अपन, तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी आती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो वाली बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए पैरामैग्नेटिक जो है उसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स आर weakly attracted by external magnetic field। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो वीकली अट्रैक्ट होगा। अब ध्यान से अगर यहाँ लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वीकली रिपेल्ड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखोगे आप वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि बात समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकली अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकली रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसा क्यों हो रहा होगा, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक के अंदर। अब आप यहाँ पे तीसरी बात याद रखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हो गया O2, आप जानते ही हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे Fe+3 कॉपर +2, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे बेंजीन हो गया C6H6। ठीक है, पानी हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह के सॉलिड है जो कि डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप सबको पता होगा कि इन सब में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बहुत आसान चीज़ है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
जनरली मैंने पैरामैग्नेटिक के लिए कहा कि आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए किसी भी मॉलिक्यूल में, और अगर वो ओड नंबर आता है तो वहाँ पे मतलब 99% ऐसा चांस होता है कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है ना। 100% तो नहीं करेंगे बिकॉज सम टाइम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड भी करती है कई चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। पर जनरली आपका आंसर आ जाएगा 12th लेवल तक या JEE मेंस या नीट लेवल तक आपका आंसर इसे सही आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल आपको याद हो गया होगा, ये वीकली रिपेल करते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक और बात समझते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से शो करता होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट कैरिंग वायर जैसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि एक वायर होता है, उसमें करंट अगर चलती है तो फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, करेक्ट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो आई होप आपको ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ आपको बताता हूँ, एमसीक्यू में क्या आता है भाई, एग्जाम्पल आते हैं। एमसीक्यू में क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। थियरी बहुत रेयरली आती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। अब डायमैग्नेटिक में क्या होगा कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो जो तीन है उनको भी क्लब करके पढ़ेंगे, है ना। तो हमने क्या करा, इन दोनों को क्लब करके पढ़ लिया। अब इन तीनों को भी हम क्लब करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आसानी रहेगी इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो फिर ये मैं बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटी फेरो, ठीक है। और मैं इस तरफ लिख रहा हूँ फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे भी आप कंप्लीट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये सभी हमने ऐसे एक साथ लिख दिए ताकि आपको थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उनको लाएंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि फेरोमैग्नेटिक में क्या हो रहा होता है कि ये लोग स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। तो एंटी में क्या लिखोगे, तो बहुत जाहिर सी बात है, स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, बट इन दोनों का इन दोनों से इसका थोड़ा सा कनेक्शन कम है। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, ठीक है। ओके, फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक, स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखिए ये क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देते हैं तब भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो बिहेव एज अ परमानेंट मैग्नेट, बिहेव एज अ परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। एक और पॉइंट आप याद रखिए यहाँ पे, वो पॉइंट क्या है, बिहेव एज अ परमानेंट मैग्नेट, क्लियर हो गई बात। अब दूसरी यहाँ पे देखिए, जो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं ना वो ग्रुपिंग में होते हैं। सो आयंस आर प्रेजेंट एज ए ग्रुप, ठीक है, एज ए ग्रुप कॉल्ड डोमेन,
काइंड ऑफ टाइनी मैग्नेट, ठीक है। टाइनी मैग्नेट की तरह ये डोमेन बिहेव करेगा। अब ध्यान समझना, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये जो डोमेन होता है, टाइनी मैग्नेट होता है, ये रैंडमली ओरिएंटेड होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट then these domains are randomly oriented. On applying external magnetic field, the domain get oriented in a particular direction like this. तो ये सभी डोमेन एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड, तो इसकी वजह से इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा हो जाएगा, काफी स्ट्रांग हो जाएगा। सो domains are oriented in one direction, hence magnetic properties will become very strong, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल याद रखो आप, एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है फेकोनी, फेकोनी है ना। उसके बाद में जीडी, गैलोडीनियम, ठीक है, और CrO2, ये सभी परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब बात करते हैं एंटी। इसमें क्या होगा कि जब आप यहाँ पे स्ट्रांगली रिपेल हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता होगा कि ये लोग यहाँ पे जो डोमेन होते हैं ना, डोमेन, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डोमेन्स वर oppositely oriented, oppositely oriented। तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है ऑपोजिट रहता है। जैसे मैं इस वाली फोटो को यहाँ बना के दिखाऊं, तो ये ऊपर है तो ये नीचे है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये लाइक मैं ये इलेक्ट्रॉन की तरह आपको दिख रहा होगा, इसको कंप्लीट एरो से बना देता हूँ। इस तरह से ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। सो दैट आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मत मान लेना कि दिस इज दिस, ठीक है। तो ये इस तरह से ओरिएंटेड होंगे, जैसे एक ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा। तो नेट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट अगर नेट की बात करें तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है Mn, ठीक है। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आपको फेरी मैग्नेटिक को अंडरस्टैंड करना है। तो फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, मेनली यहाँ पर डोमेन की बात होती है कि जो यहाँ पे क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट, तो नेट जो होता है ना, नेट वो ग्रेटर देन जीरो होता है ना। मैग्नेटिक मोमेंट नेट जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। अब इसमें जो डोमेन होते हैं उनका ओरिएंटेशन आप देखिए, ठीक है। नेट डोमेन जो होता है वो इस तरह से होते हैं, देखो एक दो लोग ऊपर होंगे तो एक नीचे होगा, फिर दो लोग ऊपर होंगे तो एक नीचे होगा, ठीक है। फिर दो लोग ऊपर होंगे तो एक नीचे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट ऐसा। लेकिन ऐसा अपीयर होगा, इट अपीयर्स कि यहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक मूवमेंट आने वाला है और ये परमानेंट मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, बट एक्चुअली ओरिएंटेशन क्या होता है, अपोजिट होने की वजह से कुछ कुछ कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बच जाएगा लेकिन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा लेकिन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कायदे से बचा क्या, खाली एक दो ही बचे, जैसे ये बच गया, ठीक है, और फिर ये बच गया और फिर ये बच गया। तो इफेक्टिवली म्यू ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन उतना इफेक्टिव आंसर नहीं आएगा जितना आएगा। अब फेरी मैग्नेटिक के एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल याद रखने आपको हर जगह, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बार बार कि एमसीक्यू में एग्जाम्पल ही पूछेगा, है ना। अगर थ्योरेटिकल बोर्ड वाला क्वेश्चन है तो 5 मार्क में पूछ लेगा कि एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो आपको 5 टाइप बना के उसको एक एक एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल यहाँ पे एक तो याद रखो Fe3O4, इसका नाम है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे ZnFe2O4 और एक आता है MgFe2O4, ठीक है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट, ये भी होते हैं इस तरह से। अब फेरी मैग्नेटिक में एक और बात मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, और वो बात है कि ये जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, फेरी मैग्नेटिक, इनको जब हम हीट करते हैं
हीट करते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये सारा कार्यक्रम हो रहा है उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। बस इतने सी इंफॉर्मेशन याद रखिए कि ऑन हीटिंग फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस will converted into पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक सॉलिड। तो क्विकली आप रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल में क्या करना है आपको? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको 5 टाइप है, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये 5 टाइप हो गए। पैरा और डाई में क्या हो रहा है? वीकली अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद में जो आपका फेरोमैग्नेटिक है और एंटी फेरोमैग्नेटिक, उसमें क्या हो रहा है? स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो रहा है फेरो के केस में, और एंटी में स्ट्रांगली रिपल्शन हो रहा है। फेरो वाले परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, उनके जो डोमेन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो एंटी में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, तो नेट जो होता है वो जीरो आ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। बट इन केस ऑफ फेरी अपन को ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी सारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, बट उनका ओरिएंटेशन अपोजिट होता है। दैट्स वाई जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर देन जीरो आता है, बट उतना इफेक्टिव वैल्यू आपको नहीं देगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में ये कई बार एग्जाम्पल पूछे भी गए हैं, इसलिए आप एग्जाम्पल सारे याद रखिए, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।